अच्छा जी, वीक 15 के पार्ट 1 में हम ये शेप की जो हायरार्की है इसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ये शेप जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पेरेंट क्लास है, इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, 2 डायमेंशनल शेप एंड 3 डायमेंशनल शेप, और ये दोनों भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। इनके नीचे सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, 2 डायमेंशनल शेप के नीचे और 3 डायमेंशनल शेप के नीचे स्फेयर, क्यूब और टेट्राहेड्रन। ये क्या है? ये कंक्रीट क्लासेस है। ठीक है, इसको हमने बेसिक इनकी जो कौन से मेथड्स हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, अब आ जाता है कंक्रीट क्लास। कंक्रीट क्लास क्या होता है? क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज कंक्रीट क्लासेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था ये वो क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कंक्रीट क्लास वो है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। Such classes provide implementations of every method they declare. Some of the implementations can be inherited. एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसा फंक्शन, ऐसे कम से कम एक ऐसा फंक्शन यूज़ होता है, डिक्लेयर होता है, उसका पार्ट होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता होती। जबकि कंक्रीट क्लासेस के अंदर, और उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, जबकि कंक्रीट क्लासेस के अंदर जो भी मेथड मौजूद होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए, खा वो उसका इंटीजनस मेथड हो, खा वो उसने किसी। कल हमने देखी थी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, कंक्रीट क्लासेस का क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज पॉसिबल। इन क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। फिर यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ऐसे फंक्शंस मौजूद होंगे जिनकी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं होगी, लाजमी है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। लेट्स से एक पेरेंट क्लास है ए और एक उसकी चाइल्ड क्लास है बी। ठीक है, ये क्लास ए है, अंदर मैं एट्रीब्यूट बनाता हूँ इंटीजर ए, इंटीजर एक्स। ठीक है, ये क्लास है ए और इसके अंदर एट्रीब्यूट है इंटीजर एक्स, और इसके अंदर देखें फंक्शंस क्या क्या होंगे। इसके अंदर एक सेट एक्स का फंक्शन होगा और इसके अंदर एक गेट एक्स का फंक्शन होगा, और इसके अंदर लेट से एक फंक्शन में लिखता हूँ ऑपरेट। ये जो ऑपरेट का मेथड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इंटरफेस है। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, या जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक इंटरफेस है। ठीक है, जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या इंटरफेस मौजूद हो वो क्लास क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ए क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ ऑब्जेक्ट ए के नाम से, और उसमें ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एक
एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? क्योंकि इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है ऑपरेट के नाम से। अब आ जाते हैं इस एक और क्लास बी की तरफ। बी जो है ये ए की चाइल्ड क्लास है। बी क्लास ए की चाइल्ड क्लास है। इसके अंदर मेथड्स और एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर मेथड है इंटीजर वाई, एट्रीब्यूट इंटीजर वाई, और इसके अंदर एक गेट वाई का एट्रीब्यूट होगा, एक सेट वाई का एट्रीब्यूट होगा, और इसके अंदर एक फंक्शन होगा ऑपरेट का। ठीक है, ये सेट वाई और गेट वाई इसके अपने इंटीजनस फंक्शंस हैं, लेकिन ये क्लास चूँकि ए की चाइल्ड क्लास है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इनहेरिट भी होंगी। जो इनहेरिटेड चीज़ें हैं, इनहेरिटेड एंटिटीज़ हैं, वो क्या क्या है? वो इंटीजर एक्स है जो इनहेरिट है। इसके अलावा इसके अंदर ऑपरेट का गेट एक्स और सेट एक्स के फंक्शन जो है, गेट एक्स का फंक्शन, सेट एक्स का फंक्शन, ये इसके अंदर इनहेरिटेड है। ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर ऑपरेट का फंक्शन जो है वो इनहेरिटेड है। अब मेरा फोकस है ये ऑपरेट का फंक्शन। ये जो ऑपरेट का फंक्शन है इसकी क्या अहमियत है इस सारे सिनेरियो में? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपने चाइल्ड से, पेरेंट से इनहेरिट तो किया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नॉट अवेलेबल फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट क्लास से जब मैंने इसे इनहेरिट किया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर क्लास बी को कंक्रीट क्लास बनना है तो उसे इसको इम्प्लीमेंट, जो ऑपरेट का फंक्शन है, इसको मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, इसको लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करना है। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में फिर उसे, पेरेंट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है तो चाइल्ड क्लास में उसे लाजमी तौर पर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? चाइल्ड क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी, वो कंक्रीट क्लास नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है, सच क्लासेस प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवरी मेथड दे डिक्लेयर, इनके अंदर जो भी मेथड मौजूद हो, खा वो उनका अपना मेथड हो, जैसे ये गेट एक्स और गेट वाई और सेट वाई है, खा वो इनहेरिटेड फंक्शन हो, गेट एक्स गेट वाई, या ऑपरेट का फंक्शन हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना लाजमी है। अब यहाँ पर गेट एक्स और गेट वाई की इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट से मिल गई थी तो मसला नहीं था। जो ऑपरेट का फंक्शन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड के अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड के अंदर नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि चाइल्ड क्लास भी एक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रहेगी पेरेंट की तरह, और वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हम कर सकेंगे। लेकिन चूंकि अब ऑपरेट को मैंने डिफाइन कर दिया है तो बी जो है वो इज़ ए कंक्रीट क्लास। ये अब एक कंक्रीट क्लास है, तो अगर मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं ऑब्जेक्ट बी के नाम से और इसको इनिशियलाइज करूं बी क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ऊपर वाली जो मैंने ऑब्जेक्ट ए क्रिएट किया था ये रॉन्ग था स्टेटमेंट, कंपाइलेशन एरर देगी। नीचे वाली जो है ये ठीक होगी। ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है और नीचे वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि बी जो है एक कंक्रीट क्लास है और ए जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंक्रीट क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और
एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के नहीं बना सकते। अच्छा, इसी की एग्जांपल अब हम जो सिनेरियो पढ़ रहे हैं शेप हायरार्की वाली, ठीक है, ये वाली जो है एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं इसके वाले से है। फॉर एग्जांपल वी कुड डिराइव कंक्रीट क्लासेस सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास 2 डायमेंशनल शेप। यहाँ पर ये जो 2 डायमेंशनल शेप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके नीचे जो सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल है ये कंक्रीट क्लासेस हैं। सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट्स तो मैं बना सकता हूँ, 2 डायमेंशनल शेप नामी क्लास के मैं ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकता। इसी तरह जो 3 डायमेंशनल शेप है, ये जो डायग्राम है, ये जो क्लास है 3 डायमेंशनल शेप, इसके नीचे स्फेयर, क्यूब और टेट्राहेड्रन, इनके ऑब्जेक्ट्स तो बन सकते हैं, 3 डायमेंशनल शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता फॉर द सेम रीजन। वाई वी नीड कंक्रीट क्लासेस। अब यहाँ पर ये आता है कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस की ये जो डिस्टिंक्शन बनी है इसकी जरूरत ही क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्यों होते हैं और फिर कंक्रीट क्लासेस। ओनली व्हाट इज कॉमन अमंग क्लासेस। पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूं कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो और जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं उनकी डिक्लेरेशन हम पेरेंट क्लास में कर देते हैं। इस हायरार्की में शेप में और 2 डायमेंशनल शेप और 3 डायमेंशनल शेप में हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन जो ऑपरेशंस इन डायग्राम इन ज्योमेट्रिकल शेप्स पे हो सकते हैं वो हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हम पिछली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके ऑब्जेक्ट्स हम बना नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेंड द ड्रा मैसेज टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास 2 डायमेंशनल शेप, द क्लास knows that 2 dimensional shape should be drawable, but it does not know what specific shape to draw, so it cannot implement a real method draw। अगर मैं 2 डायमेंशनल शेप है इसके लिए ड्रा का फंक्शन कॉल करता हूँ, अगर 2 डायमेंशनल शेप जो है 2 डायमेंशनल शेप के लिए मैं इस क्लास के लिए ड्रा का फंक्शन कॉल करता हूँ, तो फिर क्या होगा तो फिर होगा ये कि मुझे नहीं पता कि 2 डायमेंशनल शेप जो है ड्रा तो मैं करना चाह रहा हूँ 2D प्लेन के अंदर, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं पता कि उसका रेडियस क्या रखना है, उसकी साइड्स की लेंथ कितनी रखनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं सर्कल के लिए ड्रा का फंक्शन कॉल करूं तो मुझे पता है कि मुझे एक रेडियस चाहिए, अगर सर्कल के लिए सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट अलर्ट से C1 ये सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ड्रा का फंक्शन कॉल करूंगा तो फिर क्या होगा कि सर्कल क्लास का जो ड्रा का फंक्शन है वो क्या करेगा, वो एक सर्टेन रेडियस आपसे मांगेगा। अब मुझे ये स्पेसिफिक बात पता है कि एक सर्कल को ड्रा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो उस सर्टेन रेडियस को यूज़ करते हुए जो सर्कल का ड्रा का ऑब्जेक्ट है वो एक रेडियस बना लेगा। जो भी रेडियस की वैल्यू इस ड्रा के फंक्शन को इनपुट के तौर पे मिलेगी, मुझे नहीं पता कि मैं सर्कल बनाना चाह रहा हूँ या साइड जो है स्ट्रेट लाइंस की मदद से डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं ड्रा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर स्केयर के ऑब्जेक्ट के लिए इसी तरह अगर मैं स्केयर के
ठीक है, स्केयर की क्लास के लिए अगर मैं स्केयर की क्लास के लिए ड्रा का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ वन साइड क्या है। ठीक है, टेबल है तो ज़ाहिर है एक साइड की जो लेंथ है सर्कल में वही चारों साइड्स की लेंथ भी वही होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइड एक साइड की जो लेंथ है वो अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं वो सर्कल अपना स्केयर जो है ड्रा कर सकता हूँ। इसी तरह ट्राइंगल के शेप में मुझे थ्री साइड, अगर मुझे ट्राइंगल के लिए ड्रा का फंक्शन बनाना है तो मुझे तीनों साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, तो मैं ट्राइंगल ड्रा कर लूँगा। तो यही बात इस स्लाइड में की गई है। फॉर एग्जाम्पल वी कुड डिराइव कंक्रीट क्लासेस, for example if you send the draw message to abstract class two-dimensional shape, the class knows that two-dimensional shape should be drawable but it does not know what रेडियस क्या है और वन साइड का, तो जो है टू डायमेंशनल शेप जो है वो ऑब्जेक्ट ड्रा नहीं कर सकती। लेकिन जो कंक्रीट चाइल्ड क्लासेस हैं वो उनके अंदर ड्रा का फंक्शन इम्प्लीमेंटेबल है। कंक्रीट क्लासेस प्रोवाइड द स्पेसिफिक्स दैट मेक इट रीजनेबल टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, ये इसी एग्जांपल में जो मैंने आपको कहा है कि अगर आपको लेंथ ऑफ साइड पता है स्केयर की या सर्कल का रेडियस पता है तो ये वो स्पेसिफिक बात है जिसके ज़रिए आप चाइल्ड क्लास जो है उसको, ये वो स्पेसिफिक बात है जिसके ज़रिए आप चाइल्ड क्लास को कंक्रीट बना सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पेरेंट क्लास के अंदर इन सारी बातों का जो क्रक्स है वो ये है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो नॉन इम्प्लीमेंटेड फंक्शन है वो जब चाइल्ड में आके इम्प्लीमेंट हो जाता है तो चाइल्ड क्लास कंक्रीट बन जाती है और उसके ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन हायरार्की। अच्छा, जब हमने ये अभी मैंने आपको दो क्लासेस ए और बी की एग्जांपल दी थी, ए पेरेंट है एब्स्ट्रैक्ट है, बी कंक्रीट है चाइल्ड है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पेरेंट जो है वो एंड हायरार्की के एक एंड पे जो क्लास है वो कंक्रीट क्लास। उसके एग्जांपल ये इसी जो शेप हायरार्की इसी में है कि शेप भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, टू डायमेंशनल शेप भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एंड पे जो तीनों क्लासेस हैं स्केयर, सर्कल, स्केयर और ट्राइंगल, ये कंक्रीट क्लासेस हैं। ठीक है, ये बात इस स्लाइड में डिस्कस हुई हुई है। इसके बाद आ जाता है कि अब हम ये बताएंगे कैसे कि क्लास का ये जो फंक्शन है ड्रा का ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कीवर्ड जब लिख दें तो मतलब ये है कि ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है और चूंकि ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है तो जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन मौजूद है वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है हमें पता ही नहीं होता है उस लेवल पे। अ क्लास दैट कंटेन्स एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मस्ट बी explicitly declared abstract even if the class contains some concrete नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, अगर किसी क्लास में कुछ एब्स्ट्रैक्ट और कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद हो तो क्या होगा, लेट्स से ये क्लास ए है, इसके अंदर एट्रीब्यूट है इंटीजर एक्स, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दी थी। सेट एक्स,
अब गेट एक्स और सेट एक्स की इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को मौजूद है, ये इनके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये कंक्रीट फंक्शंस है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम पेरेंट के अंदर ही कर देंगे। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस है। लेकिन जो एक और फंक्शन मैं इसके अंदर लिखता हूं ऑपरेट का, ये लेट से एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। ठीक है, ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस इम्प्लीमेंटेड हैं। इस क्लास ए के अंदर कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट हुए हुए हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो ये क्या होगा, इसके इस क्लास के अंदर चूंकि कंक्रीट फंक्शन भी मौजूद है, तो क्या ये कंक्रीट क्लास होगी? नहीं। अगर किसी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। ये क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका एक मेथड जो ऑपरेट के नाम से है वो एब्स्ट्रैक्ट है। Each concrete subclass of abstract superclass also must provide concrete implementation of each of the superclass abstract method। जब भी कोई सुपर क्लास होगी, किसी सब क्लास हम बनाएंगे किसी सुपर क्लास की, तो उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की अगर तो इम्प्लीमेंटेशन दे दूं तभी वो क्लास कंक्रीट होगी, वरना वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। ठीक है, एग्जांपल ये जो मैंने अब इसी ए और बी की, इसके साथ मैंने एक चाइल्ड क्लास बी बनाई थी। ए के सारे फंक्शंस इनहेरिट हो गए हैं, और अगर बी क्लास में ऑपरेट का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा तो बी क्लास जो है वो कंक्रीट क्लास बनेगी, वरना वो अपने पेरेंट की तरह एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। ठीक है, ये बात इस स्लाइड में की गई है। कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर्स और स्टैटिक मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, सो एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर कुड नेवर बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हमने देखा था हायरार्की अपना इनहेरिटेंस में कि पेरेंट चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड नहीं होते, और चूंकि वो इनहेरिट नहीं हो सकते तो इनकी री इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकती। चूंकि उनकी री इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती चाइल्ड के अंदर, इसलिए कंस्ट्रक्टर जो हैं वो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। इसी तरह स्टैटिक मेथड्स जो है उनको भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। दो नॉन प्राइवेट स्टैटिक मेथड्स आर इनहेरिटेड, दे कैन नॉट बी ओवर रिटन। स्टैटिक मेथड में भी खा कंस्ट्रक्टर हो खा स्टैटिक मेथड हो, ये इनको ओवरराइड नहीं कर सकता चाइल्ड क्लास। चूंकि चाइल्ड क्लास इनको ओवरराइड नहीं कर सकता, इसलिए ये इनहेरिटेड, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाए जा सकते। सिंस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर मेंट टू बी ओवररिटन, सो दे कैन to declare a static method as an abstract function। ठीक है, इस स्लाइड में जो बात लिखी गई है वो ये है कि बाकी तो कोई भी फंक्शन इनहेरिट हो सकता है। क्या किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बाकी तो कोई भी फंक्शन ओवरराइड किया जा सकता है, हाँ वो एब्स्ट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन क्या कंस्ट्रक्टर जो है इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बना सकता हूँ? कंस्ट्रक्टर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर किसी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड के अंदर मस्ट हो जाएगी, कंक्रीट चाइल्ड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मस्ट हो जाएगी। री जो है उसकी
डेफिनेशन जो है कंक्रीट चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी जो डेफिनेशन है वो मस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकता, वो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर सकता है लेकिन उसी कंस्ट्रक्टर को दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर को मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा तो फिर चाइल्ड के अंदर उसे उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि हम वो डेफिनेशन तो कंस्ट्रक्टर और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की चूँकि डेफिनेशन देना ज़रूरी है, तो कंस्ट्रक्टर को हमें फिर जो है वो सिर्फ डिक्लेयर नहीं बल्कि डिफाइन भी करना पड़ेगा। और फिर उस डिफाइन को की अव्वल तो एब्स्ट्रैक्ट उसको अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूं तो इसका मतलब है चाइल्ड ने उसकी इंप्लीमेंटेशन देनी है, लेकिन चाइल्ड तो कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड ही नहीं कर सकता, इसलिए कंस्ट्रक्टर जो है वो constructor cannot be overwritten, constructor cannot be abstract। इसी तरह स्टैटिक मेथड हम ऐसा बनाते हैं जो कि क्लास की जनरल फंक्शनैलिटी को किसी को रिप्रेजेंट करे, और स्टैटिक मेथड जो है वो उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि इट शुड नॉट बी, इट मस्ट नॉट बी ओवररिडन बाय चाइल्ड। स्टैटिक फंक्शन के बारे में भी हम ये चाह रहे हैं कि ये चाइल्ड क्लास इसको ओवरराइड ना कर सके, ठीक हो गया। तो ये चूंकि हम देखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इट मस्ट बी ओवररिडन, और स्टैटिक मेथड के बारे में ऊप के डिज़ाइनर्स ने ये डिसाइड कर दिया है कि इसको ओवरराइड नहीं करने देंगे हम, ये पेरेंट की जनरल फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइल्ड के अंदर ओवरराइड ना हो सके, इसलिए स्टैटिक मेथड जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस वजह से स्टैटिक मेथड जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्टर भी कभी ओवरराइड नहीं हो सकता, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक मेथड भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड जो है वो उसको ओवरराइड करे, हम कभी नहीं चाहते कि पेरेंट का स्टैटिक मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास ओवरराइड करे। और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की क्वालिटी ये है कि उसको चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड करना है, बल्कि उसकी डेफिनेशन खुद से देनी है, पेरेंट उसको डिफाइन भी नहीं करे। तो इसलिए ये रूल ऑफ थंब ये है कि कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड कभी ओवरराइड नहीं हो सकते। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से के वेरिएबल हम क्यों बनाएंगे फिर, और उनको यूज़ कैसे करेंगे, अब ये सवाल आ जाता है। ऑल्दो वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ abstract super classes, you will soon see that we use abstract super classes to declare variable that hold references to objects of any concrete class derived from those abstract super classes। अगरचे हम सुपर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स तो नहीं बनाएंगे, जैसे कि शेप की क्लास के हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो हायरार्की हम पढ़ रहे हैं उसमें शेप की क्लास का
एक ऑब्जेक्ट S1 के नाम से अगर मैं बनाऊं और इसके अंदर शेप का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर हम कभी बनाएंगे ही नहीं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बना सकते। लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूं जो हमने वीक 14 की लैब में भी किया कि पेरेंट क्लास का जो है वेरिएबल बना के ऑब्जेक्ट जो जिसकी तरफ उसे पॉइंट किया वो चाइल्ड क्लास का था। तो मैं एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सर्कल की क्लास का, सर्कल की क्लास C1 का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू सर्कल के नाम से, और सपोज करता हूँ कि सर्कल का एक कंस्ट्रक्टर जो कि रेडियस को इनपुट के तौर पे लेगा और उस रेडियस को यूज़ करते हुए सर्कल ड्रा कर लेगा। अब जो चीज़ यहाँ पर अलाउड है शेप के लिए, मैं ये कर सकता हूँ शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ S1 और उसको C1 के इक्वल कर दूँ। ये जो मैंने शेप की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसे पेरेंट की तरफ पॉइंट कर दिया है, ये वो मकसद है। पेरेंट पॉइंटर पॉइंट्स टू कंक्रीट का ऑब्जेक्ट है और वो चाइल्ड के क्लास के ऑब्जेक्ट को, पेरेंट के क्लास का वेरिएबल है और वो चाइल्ड के क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। इस बात को यहां पर ऐसे लिखा गया कि वी कैन यूज एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लासेस टू डिक्लेयर वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कंक्रीट क्लास डिराइव्ड फ्रॉम दोज एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर शेप की अपनी ही क्लास का एक सब क्लास है सर्कल, उसका ऑब्जेक्ट है C1 जिसे शेप की क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है पेरेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड की क्लास के पेरेंट की क्लास का वेरिएबल जो है पेरेंट की क्लास के रेफरेंस को पेरेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड की क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड की क्लास को पॉइंट कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल जो है वो क्या है, वो पेरेंट की क्लास का, और रेफरेंस कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें या मेमोरी लोकेशन कह लें, ये किस टाइप का, ये चाइल्ड की टाइप का ये। और इसका अगर हम C लैंग्वेज जो जिससे आपकी नो हाउ है उसमें करें तो पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को किया गया वो चाइल्ड को पॉइंट किया गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट का पॉइंटर जो है, पेरेंट पॉइंटर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, क्योंकि चाइल्ड की क्लास का हर ऑब्जेक्ट पेरेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हम पिछले वीक में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्यों पॉइंट कर सकता है। Programs typically use such variables to manipulate subclass objects polymorphically। ठीक है, प्रोग्राम्स पॉलीमॉर्फिज्म को, ये काम हम कर क्यों रहे हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना के चाइल्ड के रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकें। यू कैन तो उसे करते हैं। ठीक है, यहां पर दो बातें हैं। पहली बात यह है, प्रोग्राम्स कैन typically use such variables to manipulate subclass objects polymorphically। इससे मुराद ये है
कि शेप S1 जो है वो अभी सर्कल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, कुछ देर बाद हो सकता है वो स्केयर के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। और इसके अलावा जो शेप का ऑब्जेक्ट, शेप की क्लास है, इसका मैं ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि शेप की क्लास के अंदर फिल कलर, सेट कलर का एक फंक्शन जो है, लेट्स से वो एक स्टैटिक फंक्शन है, उसे कॉल कर सकूं। ठीक है, शेप की क्लास का अगर कोई स्टैटिक फंक्शन है, लेट्स से सेट कलर या डिफ़ॉल्ट कलर इज़ बेटर नेम, कि हम चाहें कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट उसको एक डिफ़ॉल्ट कलर मिल जाए। सेट डिफ़ॉल्ट कलर, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करेगा उसके फ्यूचर में उनके लिए एक डिफ़ॉल्ट कलर की हम सेटिंग बना दें। तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए अगर कोई स्टैटिक मेथड उसके अंदर मौजूद है तो उसे कॉल कर सकते हैं।